हेलो दोस्तों, मैं मालती मिश्रा अपनी कहानियों की पोटली से लेकर हाजिर हूँ एक और कहानी, खौफ की वो रात। दोस्तों, जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि यह कहानी हॉरर है और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सुनते हैं कहानी, खौफ की वो रात। दूर दूर तक खाली सड़क थी। कहीं कहीं बर्फ जमी हुई और कहीं पिघलती हुई। दाईं ओर बादलों की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पहाड़ों से चादर खींचकर नीचे की ओर भागते उतरते पेड़ पौधे और झाड़ियाँ। ऐसा लगता मानो बादलों और धुंध के चादर के छोटे छोटे टुकड़े उनके भी हाथ में आ गए हैं। वहीं सड़क के 2-3 मीटर की दूरी पर बाईं ओर गहरी घाटी में रुई के बड़े बड़े फाहे पेड़ों और झाड़ियों को ढके हुए उन्हें कांपने से बचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अंधेरा गहराता जा रहा था। देखते ही देखते आसमान में तारों के जमघट ने चांद को घेर लिया। चमकती चांदनी में सड़क पर भी जगह जगह जमी हुई बर्फ झिलमिला रही थी। ऐसे में भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही वहां से कभी कभी गुजर रही थीं। कहीं कहीं लोग गाड़ी रोककर खुशनुमा माहौल का आनंद ले रहे थे। अक्षत गाड़ी को 60-70 की स्पीड से भगा रहा था और स्टीरियो में गाना बज रहा था। स्पीड कम करो बेबी, डर लग रहा है, टायर स्लिप हो गया तो। अक्षत के गले में बाहें डालकर उसके कंधे पर सिर रखते हुए नियति बोली। कुछ नहीं होगा जान, तू मेरे पास है तो मैं अपने लिए तुझे कुछ होने ही नहीं दे सकता। सच में मैं बहुत लकी हूँ बेबी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। कहते हुए नियति ने उसके गाल पर किस कर लिया। क्या बताऊँ जान, सीधी राह पर चलते चलते पहले किसी गलत मोड़ पर मुड़ गया था और उसे ही अपनी मंजिल मान लिया। जब तक आंखें खुली बहुत देर हो चुकी थी। कहते हुए जैसे वह कहीं खो सा गया। कुछ देर तक एक गहरा सन्नाटा सा घिर गया दोनों के बीच। क्या हुआ बेबी, कहाँ खो गए? नियति ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। कहीं नहीं, अपनी जान के साथ रहते हुए उसमें खोने की बजाय मैं और कहाँ खो सकता हूँ। हमारा ये हनीमून बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे एक एक पल को जी भर के जीना चाहता हूँ मैं। अब इन 7 दिनों में इतना प्यार करेंगे कि किसी ने 7 जन्मों में भी क्या किया होगा। तू भी करेगी ना यति? अक्षत ने भावुक होते हुए कहा। करोगे से क्या मतलब है बेबी? अभी नहीं करते क्या? मैं तो अब भी तुम्हें प्यार करती हूँ, बल्कि प्यार करती थी इसीलिए तो शादी की। नियति ने उसे अपनी बाहों में और जोर से भींचते हुए कहा। वो तो है ही, लेकिन ये तो सिर्फ जिस्मानी प्यार की बात कर रहा है। स्टीरियो पर बजता गाना बंद हो गया और उसमें एक सरसराती आवाज़ गूंजी। स्टीयरिंग पर अक्षत के हाथ कांप उठे और गाड़ी सड़क से बाईं ओर झाड़ियों को रौंदकर वापस सड़क पर आ गई। नियति चीख पड़ी। अक्षत के पैर यकायक ब्रेक पर चिपक गए और सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज़ के साथ गाड़ी रुक गई। अक्षत और नियति दोनों ही हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। नियति गाड़ी के पीछे आंखें फाड़कर ऐसे ध्यान से देख रही थी जैसे कोई सुई खोज रही हो। तुम ठीक हो ना यति? अक्षत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी जो मैंने सुनी? उसकी आवाज़ में डर के मारे कपकपाहट झलक रही थी। हाँ, मैंने भी सुनी, पर यहाँ तो कोई नहीं है, नियति बोली। अक्षत स्टीरियो के बटन दबा दबाकर कभी बैकवर्ड तो कभी फॉरवर्ड करता ताकि उस आवाज़ को फिर से सुन सके, लेकिन उसे गानों के अलावा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। न जाने क्यों वो सरसराती हुई आवाज़ भी उसे जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन किसकी वह समझ नहीं पा रहा था। होटल अभी और कितनी दूर है बेबी? अब तो जल्द से जल्द पहुंचना चाहती हूँ, नियति ने कहा। बस पहुंचने ही वाले हैं, कहते हुए अक्षत ने फिर से गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली। नियति भी संभल कर बैठ गई। उनकी गाड़ी एक बार फिर सुनसान राह पर चल पड़ी। नियति अभी भी सहमी हुई थी। अचानक अक्षत के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्टीयरिंग को घुमाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। उसे देखकर नियति घबरा गई और उसको पकड़ते हुए बोली कि क्या हुआ बेबी? तुम घबराए हुए क्यों हो? तभी उसे जोर का झटका लगा और वह कार के दरवाजे से टकराई। वह घबराई आंखों से अक्षत को देख रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे क्यों धकेला। उधर अक्षत अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी ने सड़क छोड़कर अलग ही दिशा पकड़ ली थी। पेड़ों के बीच झाड़ियों को रौंदते हुए काली अंधेरी राह पर उनकी कार किधर को ले जा रही थी, उन्हें कुछ पता न था। प्लीज़ प्लीज़ बेबी, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज़ रोको, नियति गिड़गिड़ाने लगी। अचानक गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाने की आवाज़ आई और गाड़ी जहाँ की तहाँ रुक गई। अक्षत ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कितनी ही देर से सांस रोक कर बैठा था। नियति की तो सांसें ही अटक गई थी, वह डर से कांप रही थी। अचानक कार की हेडलाइट बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा फैला था। पेड़ों के पत्तों से छनकर कहीं कहीं चांदनी के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन हवा के जोर से पत्तों की सरसराहट और नीचे बिखरे सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट वातावरण को भयावह बना रहे थे। नियति ने डर के मारे अक्षत का हाथ जोर से पकड़ लिया। अक्षत ने होटल में फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल का सिग्नल ही गायब था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर कोई साया दिखाई दिया। शायद वहाँ कोई है, कहकर उसने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वह मदद पाने की उम्मीद से तेजी से उस साये की ओर बढ़ा। नियति गाड़ी में हैरान परेशान सी बैठी रह गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बाहर निकले। तभी उसकी ओर के दरवाजे के शीशे पर किसी महिला का साया नजर आया और वह जोर से चीख पड़ी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक काला जला हुआ बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ उसकी ओर बढ़ा। हाथ से धुआं निकल रहा था, उसमें जहाँ तहाँ चिंगारियाँ हवा लगते ही दहक उठतीं। नियति घबराकर पीछे खिसकने लगी और वह हाथ उसकी ओर बढ़ने लगा। पीछे खिसकते खिसकते वह ड्राइविंग सीट पर पहुंच गई। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने जलता हुआ तारकोल डाल दिया हो। वह जोर से चीखी। उसके चीखते ही कंधे पर जैसे नाखून चुभे और किसी ने उसे जोर से खींचकर बाहर ला पटका। रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी चीख गूंज उठी और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। नियति की चीख सुनकर अक्षत पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसे उस दिशा से चीख सुनाई पड़ी जिधर वह साया दिखाई दिया था। वह मुड़ा और उसी ओर भागा, परंतु उसे दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक कुछ दूरी से सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। वह उस दिशा में नजरें गड़ाकर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके आगे कुछ मीटर की दूरी पर एक पेड़ की डाली जोर जोर से हिली और साए की आवाज़ करते हुए हवा के कानों में उसके कानों में कुछ कहती हुई गुजर गई। मैं यहाँ हूँ। अक्षत चौंक कर इधर उधर देखने लगा। अपने दाईं ओर उसे धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस ठंडी रात में भी वह डर से पसीने पसीने हो रहा था। बेबी, कहाँ हो? प्लीज़ हेल्प मी। धुएं के पीछे से उसे नियति की आवाज़ आई। वह उस ओर दौड़ पड़ा। तभी उसका पैर किसी रस्सी जैसी चीज़ में फंसा और वह धड़ाम से मुंह के बल गिरा। इससे पहले कि वह उठ पाता, उसके पैर में फंसी रस्सी पीछे की ओर खींचने लगी, जैसे कोई खींचकर ले जा रहा हो। वह दहशत से चीख रहा था। उसका एक पैर हवा में 1.5 फीट ऊंचा उठा हुआ था और वह पीठ के बल पत्तों पर घिसटता जा रहा था। वहीं कहीं दूर से नियति के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। कौन हो तुम? कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? छोड़ दो, वह चिल्लाया। तभी उसकी रस्सी ढीली हो गई और पैर जोर से ज़मीन पर गिरा, जैसे उसका कहा मानकर रस्सी छोड़ दिया हो। वह डरते हुए खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, परंतु दूर दूर तक सिवाय अंधेरे और जगह जगह छिटकी चांदनी के कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। वह अपनी गाड़ी के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा से आया था। अकस्मात उसके पैर धरती से ऊपर उठने लगे। वह चीख पड़ा। देखते ही देखते वह धरती से 5 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। डर के मारे वह पसीने से भीग चुका था। तभी उसे जलने की गंध आने लगी। प्लीज़ प्लीज़, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? चमड़ी के जलने की गंध बढ़ते बढ़ते एकदम पास आती जा रही थी और उसके नथनों में समाती जा रही थी। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके सामने भक्त से रोशनी हुई और देखते देखते वह रोशनी धुएं में परिवर्तित होने लगी। अगले ही पल धुएं में से जलती हुई मानवाकृति बाहर निकली। वह कोई स्त्री थी। आग की लपटों में घिरी हुई वह दोनों बाहें फैलाए अक्षत की ओर बढ़ी। बेबी, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बचाओ, रोती चिल्लाती चीखती हुई उससे मदद मांग रही थी। यति, यति, कोई है? बचाओ बचाओ मेरी यति को, कोई है? अक्षत हवा में झूलते हुए बेबस महसूस कर रहा था। जलती हुई वह स्त्री ठीक उसके सामने आ गई। वह पूरी तरह जल चुकी थी
अब उसके सामने स्त्री के आकार में एक दहकता हुआ कोयला खड़ा था जिसमें से चिंगारियां उड़ रही थी। कौन हो तुम? मुझे नीचे उतारो। अक्षत समझ गया कि वह नियति नहीं थी, इसलिए गिड़गिड़ा उठा। उस जली हुई आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर धरती पर न होने के कारण हट नहीं पा रहा था। उस जले हुए हाथ ने उसे कंधे से पकड़कर अक्षत को ऐसा लगा जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे उसके कंधे पर पलट दिए हों। वह जलन से चीख उठा। उस स्त्री ने उसे कंधे से पकड़कर जोर से नीचे पटका, लेकिन दहशत के मारे जमीन पर गिरने से पहले ही वह बेहोश हो चुका था। अक्षत को दूर से कुछ आवाजें आ रही थी, शायद कोई उसे पुकार रहा था। अरे भाई साहब, होश में आइए, होश में आइए भाई, ओ भाई साहब। कोई अन्य व्यक्ति कह रहा था। अरे पानी डालो भाई, कोई उन मैडम को भी होश में लाओ। तभी एक और आवाज़ आई। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उसे ये सब आवाज़ें बड़ी दूर से सुनाई पड़ रही थी। वह आंखें खोलना चाहता था, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। उसे महसूस हुआ मानो उसके चेहरे पर झुकी कोई खूबसूरत सी लड़की उसे एकटक देख रही थी। अजीब सी कशिश थी उसकी आंखों में। धीरे धीरे वह चेहरा उसके जाने पहचाने चेहरे में बदलने लगा। तुम? कहते हुए वह झटके से उठ बैठा। सुबह का उजाला फैल चुका था। उसे कुछ लोगों ने घेर रखा था। वह अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर और नियति उसके बगल वाली सीट पर ही बैठी थी, लेकिन वह अब भी शायद बेहोश थी। वह आश्चर्य से गर्दन इधर उधर घुमाकर देखने लगा। मैं यहाँ कैसे? वह बोला। ये तो आपको ही पता होगा भाई साहब। हम लोग तो यहाँ से गुजर रहे थे तो आपकी गाड़ी रास्ते से उतरी देखकर मदद करने के इरादे से यहाँ रुक गए। 15-20 मिनट से आप दोनों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर खैर आप होश में तो आए। मैडम तो अभी भी बेहोश हैं। एम्बुलेंस आती ही होगी। पानी के छींटे मारकर नियति को भी होश में लाया गया। होश में आते ही वह चीख कर अक्षत से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अक्षत ने फ़ोन करके होटल से गाड़ी मंगवाई और दोनों होटल पहुँचे। आधुनिक रूप से सुसज्जित कमरे में पहुंचकर भी अक्षत और नियति बुझे बुझे से थे। अक्षत को रह रहकर वही चेहरा याद आ रहा था जो उसके ऊपर झुका हुआ था। नहीं, ये मेरा वहम है। तुम यहाँ नहीं हो सकती। वह अपने आप से बड़बड़ाया। बेबी, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? नियति बोली। तुम क्या सोच रही हो? अक्षत ने पूछा। यही कि हमने यहाँ आकर शायद गलती कर दी। नियति बोली। नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। ये सब हमारा वहम भी हो सकता है, या रास्ते में उस जगह कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारा फैसला गलत है। अक्षत नियति के साथ साथ खुद के मन को भी तसल्ली दे रहा था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहते हुए नियति अक्षत के पास सिमट आई। डरो मत, चलो हम फ्रेश होकर नीचे कैफेटेरिया में चलते हैं तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, अक्षत ने उसे समझाते हुए कहा। मैं कपड़े निकालती हूँ, तब तक तुम नहा लो, कहकर नियति बैग खोलने लगी और अक्षत बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में उसने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर आवाज़ लगाकर नियति से कपड़े मांगे। नियति उसे कपड़े देने लगी तो शरारत भरी मुस्कान तैर गई अक्षत के होंठों पर। उसने कपड़े पकड़ने के बजाय उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। एक जला हुआ बीभत्स चेहरा हंसते हुए उसके सामने था। वह चीख कर पीछे हटा, लेकिन तब तक नियति उसके ऊपर आ पड़ी। वह डर के मारे उसकी ओर देख ही नहीं रहा था और उसके चीखने से हैरान नियति उसे इस प्रकार डरते देखकर हंस पड़ी। उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है। तुम जाओ यहाँ से। अक्षत उसकी ओर देखे बिना बोला। क्यों, रोमांस नहीं करोगे? पहले तो खुद ही खींचा और अब ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ, नियति हंसते हुए बोली। उसने अक्षत का कंधा पकड़कर अपनी ओर घुमाया और उसे तौलिया देते हुए बोली, जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे भी नहाना है। कहकर वह बाहर आ गई। डर से अक्षत के पैर कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आ गया। नियति नहाकर जब बाहर आई तो देखा कि वह नाश्ता कमरे में ही मंगवा चुका था। हम तो कैफेटेरिया जा रहे थे ना, फिर ये सब यहाँ क्यों मंगवाया? उसने पूछा। बहुत थक गया हूँ जान, अभी नाश्ता करके आराम कर लेते हैं, बाद में जाएंगे बाहर, कहकर उसने नियति को वहीं बैठा लिया और नाश्ता करने लगा। हमेशा रोमांटिक मूड में रहने वाला अक्षत आज बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। वह नियति की ओर देख भी नहीं रहा था। रात की बात से परेशान है, यही सोचकर नियति बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगी।
अक्षत और नियति होटल के पीछे उस हरे भरे पार्क नुमा जगह पर थे, जहाँ से नीचे जाती हुई रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरी दूर तक फैली हुई खाई थी, और खाई के उस पार पहाड़ों के पीछे छिपते हुए सूरज की लाली से सिंदूरी होती पहाड़ी चोटियों की सुंदरता बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। नियति का हाथ पकड़े अक्षत एक बेंच पर बैठा पहाड़ी की ओर एकटक देखते हुए कहीं खोया हुआ था। अचानक उसके कान के पास से सरसराहट सी हुई और वह चौंक कर उस ओर देखने लगा। मैं यहीं हूँ, उसके कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा। कौन हो? वह घबराकर खड़ा हो गया और अपने चारों ओर देखने लगा। नियति उसे हैरानी से देख रही थी। अक्षत को अपने सामने 4-5 मीटर की दूरी पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक लड़की दिखाई थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके लंबे खुले हुए बाल कमर से नीचे तक लटक रहे थे। वह बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन अक्षत को जिस तरह देख रही थी उससे उसके पूरे शरीर में मानो चींटियां सी रेंग गईं। वह इस ठंडे मौसम में भी पसीने से भीग गया। आओ आओ मेरे पास। अक्षत को दूर खड़ी उस लड़की की आवाज़ अपने कानों में सरसराती हुई सुनाई दी। वह अपनी जगह निश्चेत सा खड़ा रहा। तभी उस लड़की का हाथ उसकी ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे रबड़ की तरह बढ़ते हुए उसके बेहद करीब आ गया। वह वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा उसके सामने वही लंबे बालों वाली लड़की धू धू कर जल रही थी। नहीं नहीं, बचाओ, कोई बचाओ उसे, अरे कोई उसे बचाओ, वह चीखने लगा। अचानक आग बुझ गई और उस लड़की का तन कहीं कहीं से दहकता हुआ कोयला बन गया, जिसमें से चिंगारी उड़ रही थी और कहीं कहीं मांस पिघलकर टपक रहा था। बाल अब भी धू धू करके जल रहे थे। उसने अपने जलकर पिघलते हुए हाथ अक्षत की ओर बढ़ा दिए। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वह कहकर पीछे खिसकने लगा। आओ, आ जाओ, क्या तुम अब मुझे प्यार नहीं करते? देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया जला डाली। मेरे बच्चे हमारे प्यार की भेंट चढ़ गए। आ जाओ, हम तीनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कहती हुई वह लड़की उसकी ओर बढ़ रही थी। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ यहाँ से, बचाओ बचाओ, कहते हुए वह पीछे खिसक रहा था। बेबी रुको, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ कोई नहीं है, प्लीज़ रुको, कहती हुई नियति उसकी ओर दौड़ी। वहाँ शाम का नज़ारा देखने आए सभी पर्यटक उसे हैरानी से देख रहे थे। उनमें से किसी को भी अक्षत के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नियति ने दौड़कर उसको पकड़ना चाहा, पर उसे जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, और वह दूर जा गिरी। वह जलकर पिघलता हुआ हाथ अक्षत की गर्दन तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, पिघला हुआ मांस उसके कंधे पर फैल गया और उसमें से मांस जलने की दुर्गंध उसके नथनों में भर गई। वह मांस फैलते हुए उसके पूरे शरीर को ढकने लगा और वह चीखने लगा। चीखते हुए पीछे खाई की ओर तेजी से खिसकने लगा। पागलों की तरह अपने शरीर पर बहते मांस को अपने दोनों हाथों से पोंछ रहा था, लेकिन वह तो बढ़ता ही जा रहा था। पीछे खिसकते हुए वह खाई में गिरने ही वाला था, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। क्या हो गया है आपको? आप किससे डर रहे हैं? उसे बचाने वाले व्यक्ति ने पूछा। वह बदहवास से अपने चारों ओर देख रहा था। वह जली हुई लड़की वहाँ नहीं थी। फिर उसने महसूस किया कि जलने की दुर्गंध भी नहीं आ रही, तो वह जल्दी जल्दी अपनी कमीज, अपने कंधे और पैर सब देखने लगा, पर सब कुछ सामान्य था। कहीं कुछ भी वैसा नहीं था जो अभी उसने देखा था। नियति उसके सामने खड़ी रोते हुए उसे देख रही थी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने इन्हें बचा लिया। उसने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। कोई बात नहीं, रात हो चुकी है, आप इन्हें ले जाइए, इन्हें आराम की ज़रूरत है, कहकर वह व्यक्ति अपने बच्चों के पास चला गया। कमरे में आकर नियति ने उसे बैठने के लिए कहकर कॉल करके कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए मंगवाया। थोड़ी देर में दरवाजे की बेल बजी। नियति वॉशरूम में थी तो अक्षत ने उठकर दरवाज़ा खोला। कॉफ़ी और स्नैक्स ट्रॉली में रखे स्टाफ का लड़का अंदर आया। वह कॉफ़ी मेज पर रखते हुए अक्षत को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी ओर देखते ही अक्षत को उसकी आंखें जानी पहचानी सी लगीं, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर उसके अंदर तक कंपकपी दौड़ गई। पहचाना? लड़की की आवाज़ गूंज उठी। वह झटके से खड़ा हो गया। वह लड़का एकदम से लड़की में बदल गया। क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए? उसने ससराती हुई आवाज़ में कहा। उसे देखते हुआ पसीने से नहा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लड़की का अधजला चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने अक्षत की गर्दन पकड़ी और ऊपर उठाते हुए बोली, मुझे मारकर तुम खुश नहीं रह सकते अश्विन, तुम्हें भी हमारे पास आना ही होगा।
अक्षत की चीख सुनकर नियति बाहर आई। अक्षत का सिर छत से छू रहा था। वह हवा में लटका हुआ चीख रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था और जोर जोर से पैर झटक रहा था। उसकी हालत देखकर नियति चीखते हुए बाहर भागी। अगले ही पल कमरे में होटल स्टाफ के कुछ लोग और पास के कमरे में रहने वाले लोग भी मौजूद थे। सभी उसको ऐसे छत से चिपके देख हैरान थे। अचानक वह जोर से दीवार से जा टकराया। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। नियति दौड़कर उसके आगे आ गई और हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठते हुए गिड़गिड़ा पड़ी। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, देख भी नहीं सकती, लेकिन प्लीज़ इसे छोड़ दो। छोड़ दूँ? इसने छोड़ा मुझे? तुझे भी नहीं छोड़ेगा। एक फुंकारती हुई सी आवाज़ कमरे में गूंजी। वहाँ खड़े सभी ने वह आवाज़ सुनी और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। अरु, अरु मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी जान ली, मुझे माफ़ कर दो। अक्षत गिड़गिड़ा रहा था। माफ़? तेरे माफ़ी मांगने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे? मेरा टूटा दिल, टूटा विश्वास फिर से जुड़ जाएगा? मेरा परिवार, मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, ये सब वापस मिल जाएगा? बोल अश्विन, बता सबको। बता कि तू अक्षत नहीं अश्विन है। बता कि तू अपराधी है। बता तूने क्या किया। गुर्राती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। हाँ हाँ, मैं अश्विन हूँ, अक्षत नहीं। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं नियति को भी कुछ दिनों के बाद छोड़ देने वाला था। मैंने अपनी पत्नी को, बच्चों को जलकर मरने के लिए मजबूर किया। कहते हुए अश्विन बेहोश हो गया। वहाँ मौजूद सभी लोग हक्का बक्का से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अश्विन, अश्विन, नियति होठों ही होठों में बुदबुदाई और बेसुध सी बैठी शून्य में न जाने क्या देख रही थी। अक्षत को अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। वहीं नियति के पिता उसे वापस अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई कहानी जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।